लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं हम लोग। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? तो देखिए, मोमेंटम जो वर्ड होता है बॉडी की मोशन से रिलेटेड होता है कि बॉडी की मोशन क्या है। अगर हम बॉडी को कुछ मोशन देना चाहते हैं तो मोशन देने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। अगर हम उसकी स्पीड को कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उस पर एक फोर्स लगानी होती है, जो फोर्स हम दो बात पर डिपेंड कराती है। जैसे अगर कोई बॉडी रखी हुई है 10 kg की रखी, हमें इसे कुछ स्पीड देनी है तो फोर्स हम इस 10 kg पे लगा देंगे। बट अगर यही बॉडी अगर मेरी 20 kg की हो तो फोर्स अब मुझे बढ़ाना पड़ेगा उतनी स्पीड देने के लिए। तो मास अगर बढ़ता जा रहा है और बॉडी की स्पीड बढ़ानी तो मैं फोर्स उसके मास को देख करके लगाऊंगा। और ऐसे ही अगर ये दोनों बॉडी चल रही है और मुझे इन दोनों को स्टॉप करना, तो क्या जो स्टॉपिंग फोर्स होगा वो दोनों बॉडी के लिए सेम होगा? नहीं, दोनों बॉडी के लिए स्टॉपिंग फोर्स अलग अलग होगा। अगर 10 kg की है तो अलग फोर्स लगाऊंगा और 20 kg की है तो मैं अलग फोर्स लगाऊंगा दोनों बॉडी को रोकने के लिए। तो मैं बॉडी इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि जो मैं फोर्स लगा रहा बॉडी को चलाने के लिए या रोकने के लिए, तो फोर्स मैं उसके मास को देख करके लगा रहा हूँ। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर यही बॉडी 10 kg की अपनी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, मैंने इसको स्टॉप कर दिया F फोर्स से। कितने फोर्स से स्टॉप कर दिया? F से। लेकिन जब यही बॉडी 40 मीटर पर सेकंड से चलेगी और मुझे स्टॉप करना होगा, क्या करना होगा? इसको रोकना होगा, तो क्या करूंगा मैं? क्या अभी भी मैं फोर्स इतना ही लगाऊंगा F इसको रोकने के लिए? नहीं, अब मुझे फोर्स बढ़ानी होगी। तो बॉडी को चलाने के लिए या उसे रोकने के लिए फोर्स दो बात पर डिपेंड कर रहा है। यानी बॉडी को मोशन देने के लिए जो मेरा फोर्स है वो दो बात पर डिपेंड कर रहा है। एक तो बॉडी का मास कितना है, दूसरा बॉडी की स्पीड कितनी है। तो इन वेलोसिटी या स्पीड कहते हैं स्ट्रेट पाथ पे दोनों सेम ही होती हैं। तो जो वेलोसिटी और मास दोनों से जो क्वांटिटी बनती है उसी को हम लोग लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। लीनियर वर्ड इसलिए लगा क्योंकि पोलर वेक्टर होते हैं, ये स्ट्रेट लाइन पे वर्क करते हैं, इसलिए इसको लीनियर मोमेंटम नाम देते हैं। एक दूसरा मोमेंटम भी आप लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। वो एक्सियल लाइन पे वर्क करता है, मतलब जब सर्कुलर पाथ हो या रोटेटरी मोशन होगी वहाँ पढ़ेंगे उसको हम। तो लीनियर मोमेंटम बेसिकली क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। इसको हम इसका मोमेंटम कह देते हैं, वही लीनियर मोमेंटम। और मैथमेटिकली ये प्रोडक्ट होती है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ये प्रोडक्ट होती है बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी के। इसको डिनोट करते हैं P से, तो इट इज डिनोटेड बाय P, डिनोटेड बाय P। तो P इक्वल टू क्या होता है अपना फॉर्मूला? mv। सीधी सी बात ये है भाई, क्या होता है इसका फॉर्मूला? P इक्वल टू mv। और ये फॉर्मूला हमारा कहीं ना कहीं फोर्स से रिलेट करेगा। मोमेंटम जो टर्म है ये फोर्स से जरूर कहीं ना कहीं मिलेगी, वो हम आगे पढ़ेंगे, जिसे हम न्यूटन सेकंड लॉ के नाम से जानते हैं। तो मोमेंटम ये है मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई। यूनिट क्या होगी? जल्दी जल्दी कुछ बेसिक बात लिख लेते हैं। इसकी केजीज की मीटर पर सेकंड, तो क्या होगी? केजी मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट होगी। आगे चल के आप एक यूनिट इसकी पढ़ोगे न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड भी इसकी यूनिट होगी। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी यानी प्लस माइनस का हो सकता है। कौन? लीनियर मोमेंटम P। नोट करिए यहाँ तक जल्दी से। हमने मोमेंटम लिख लिया है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, अभी हम जान चुके। वेक्टर है तो इसकी एक वैल्यू होगी, एक डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी? डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ P इज सेम एज वेलोसिटी, सेम एज वेलोसिटी। जिधर बॉडी चलेगी उधर इसकी डायरेक्शन होगी। मान लीजिए बॉडी है ये ऐसे जा रही हुई, ऐसे इस डायरेक्शन में, तो P भी अपना इसी डायरेक्शन में ही होगा। और अगर बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही, मोशन की जो डायरेक्शन होगी वही V की डायरेक्शन होगी, वही P की। ये आपको बात याद रखनी है। किसके लिए ये बात? हमारी लीनियर मोमेंटम के लिए। क्लियर है बात आपको? अब स्पेशल केसेस देख लेते हैं इसके एक दो। और मोमेंटम अभी हम पढ़ रहे हैं, तो मोमेंटम ये मत समझना इस टॉपिक के बाद खत्म हो जाते हैं। मोमेंटम आगे भी चलता रहेगा, हर चैप्टर में मोमेंटम आएगा। तो स्पेशल केसेस देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास दो बॉडी है,
consider two body of mass m1 and m2, of mass m1 and m2 having velocity v1 एंड v2, ये वेलोसिटी मान ली। और इस केस में ऐसा कुछ मान लिया कि भाई जो v1 है वो v2 के इक्वल है, v1 इज इक्वल टू v2। तो आपसे पूछ लिया गया इनके मोमेंटम में क्या रिलेशन होगा। दोनों की स्पीड सेम है, मास अलग अलग है, तो मोमेंटम क्या होंगे। तो फर्स्ट बॉडी के लिए क्या p1 इक्वल टू m1v हो जाएगा, क्योंकि v1 v2 के इक्वल है, उसे मैं v1 मान लेता हूँ। लेट v जो है वो दोनों के इक्वल है, v1 v2 आपको गिवन था, उसको v के इक्वल मैंने मान लिया। तो m1v हो गया और p2 किसके इक्वल होगा साहब, क्या ये m2v हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो p1 अपॉन p2 क्या आ गया, p1 अपॉन p2, क्या ये m1 अपॉन m2 आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए आपको ये गिवन था कि m1 m2 है और m1 m2 से बड़ा है, ये भी आपको गिवन है m1 m2 से बड़ा है। तो देखिए अगर m1 m2 से बड़ा है, इधर का न्यूमरेटर RHS का डिनोमिनेटर से बड़ा है और बीच में इक्वल टू लगा हुआ, तो क्या इधर भी यही होगा। क्या कहा मैंने, सिंस m1 इज ग्रेटर देन m2, RHS में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है और बीच में इक्वल टू लगा हुआ, तो क्या LHS में भी ऐसा ही होगा। तो बिल्कुल P1 इज ग्रेटर देन P2। तो हम कह सकते हैं अगर दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से चल रही है तो किस बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा। क्लियर बात है। तो आप इसका अगर ग्राफ बनाएं किसका, P और M का, तो मास बढ़ाने से मोमेंटम बढ़ेगा और होता भी ऐसा ही है। ज़्यादा मास की बॉडी को चलाने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, ज़्यादा मोमेंटम की ज़रूरत होगी। तो फर्स्ट केस क्लियर है हमारा। इसमें दो मास थे, एक m1 एक m2, दोनों की स्पीड दोनों की स्पीड सेम थी, तो हमने दोनों को मोमेंटम का कंपैरिजन कर लिया। तो ये केस 1 हुआ, नोट करिए इसको। केस 2 लिख लेता हूं मैं, चलो केस 2 ले लेते हैं ऐसे ही। मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया, दो मास दे दिए m1 और m2, और यही सब कुछ कहानी फिर से आपसे पूछ ली क्या हुआ होगा। तो मान लीजिए ऐसे दे दिया, ये सिचुएशन दे दी। सेकंड केस में दो बॉडी मास m1 m2 और ये दे दिया कि m1 m2 के इक्वल है, ऐसा दे दिया। उनकी वेलोसिटी v1 एंड v2 है और इनका जो रिलेशन है v1 और v2 का, वो ऐसे दे दिया कि v1 ग्रेटर देन v2। तो मोमेंटम का केस पूछ लिया आपसे, पहले की वेलोसिटी दूसरे ज़्यादा है, तो आप क्या लिखोगे, पहले का मोमेंटम कितना होगा, क्या m1 इंटू v1, और m1 और m2 इक्वल है, उन्हें मैंने m मान लिया। क्या मान लिया, लेट m1 इक्वल टू m2 आपको दे रखा था, इसे मैंने m मान लिया, ये मैंने लेट कर लिया, ये हमें गिवन था। तो m v1 आ जाएगा और p2 क्या आएगा, m v2। अब इसमें भी ऐसे ही डिवाइड करके देख लो, तो p1 अपॉन p2 किसके इक्वल आया बेटा, डिवाइड हुआ तो क्या है, v1 अपॉन v2 आ गया, ये रिलेशन आ गया आपका। तो यहां से साफ साफ दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, कि हमें गिवन है v1 v2 से बड़ा है, जैसे अभी पढ़ा था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो क्या इधर भी ऐसा ही होगा, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो p1 ग्रेटर देन p2, तभी इक्वलिटी का साइन एग्जिस्ट करेगा। अगर आपका RHS फैक्टर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इधर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। इससे कह सकते हैं कि जिस बॉडी की स्पीड ज़्यादा होगी, अगर दो बॉडी सेम मास की हैं, और जिस बॉडी की स्पीड ज़्यादा होगी उसके लिए मोमेंटम भी उसका ज़्यादा होगा, यानी उसे रोकने या चलाने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ P ले, यहाँ V ले, तो कैसा रिलेशन है, जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो P प्रोपोर्शनल होता है V के। क्लियर है। तो दो केस हो गए, पहले केस में हमारे वेलोसिटी इक्वल थी, दूसरे केस में मास इक्वल है। तीसरे केस में क्या होना चाहिए, तो तीसरे केस में मोमेंटम इक्वल होना चाहिए, उसको देख लेते हैं, नोट करिए आप लोग। इन शॉर्ट में तीसरा केस ले रहा हूँ, बॉडी 1 है, मास m1, वेलोसिटी v1 एंड मोमेंटम p।
दूसरी बॉडी P1 मान लो, बॉडी नंबर 2, बॉडी 2, मास m2, वेलोसिटी v2 और मोमेंटम p2। और इसमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि p1 p2 के इक्वल होगा। मैंने डेटा लिया इस बार बस डायरेक्ट, वे नहीं लिए इसके अंदर के पार्ट्स। तो खैर p1 इक्वल टू p2, तो क्या p1 को m1 v1 और इसको p2 को m2 v2 लिखा जा सकता है। तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। अगर हम ऐसा मान लें, इस बार मैं केस भी नहीं ले रहा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ लेट, अगर मान लूँ मैं कि पहली बॉडी का मास ज़्यादा है m1 ग्रेटर देन m2, अगर इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इधर भी ऐसा ही होगा, यानी v2 ऊपर आएगा v1 नीचे, देन क्या होगा v2 ग्रेटर देन v1, यानी v1 v2 से छोटा होगा। मीनिंग क्या है, दैट मीन्स जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। और होता भी ऐसा ही है, अगर सेम फोर्स लगाया जाए, मैं बार बार ये फोर्स वर्ड बोल रहा हूँ तो ये समझ लेना फोर्स और मोमेंटम रिलेटेड टर्म है। तो अगर दो बॉडी जिन पर सेम फोर्स लगाया जाता है तो वो बॉडी हमेशा तेज चलती है जिसका मास कम होता है, ये नेचुरल सी बात है। या दो बॉडी भागी हुई आ रही हैं, तेजी से आ रही जल्दी जल्दी, आपको उन्हें रोकना है, तो आप किस बॉडी को आराम से रोक सकते हो, जिसका मास कम होगा या जिसका मास ज़्यादा होगा। तो आप देखोगे जिसकी स्पीड कम होगी। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा मास से ही सोच के चलोगे आप रोकने केस में। अगर ट्रक आ रहा है, एक पत्थर आ रहा है, दोनों सेम स्पीड से आ रहे, तो आप किसे रोक सकते हो, फिर किसे रोकोगे? तो तब उस केस में आप पत्थर को रोकना पसंद करोगे अगर स्पीड सेम है। बट मास और अगर मास अलग अलग हैं तो स्पीड अपने आप ही अलग अलग होगी इस केस के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि अगर मास अलग अलग है तो स्पीड अलग अलग होगी। अगर सेम फोर्स से उनको आगे को धकेला गया तो रोकने के लिए भी अलग अलग फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। हल्की चीज़ें तेज़ी से भागती हैं, भारी चीज़ें धीरे धीरे भागती हैं, एक नेचुरल सा फिनोमिना हमारी नेचर का ये। तो मास और वेलोसिटी कैसे रिलेटेड हैं? उल्टे। तो जब भी उल्टा रिलेशन हो तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक शेप के होते हैं। याद रहेगी आपको ये बात। तो ये तीन केस आपने पढ़े, एक केस में मास अलग लिया, दूसरे केस में वेलोसिटी अलग ली, और तीसरे में पहले केस में मास अलग लिया, दूसरे में वेलोसिटी अलग ली, और तीसरे में मास और वेलोसिटी तीनों ही अलग अलग ली। तो इस तरह से आपने कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको इस पर क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि कैसे मोमेंटम पे हम लोगों को क्वेश्चन करने चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेते हैं हम। मान लीजिए बॉडी है 2 kg की और ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है। आपसे पूछ लेगा इसका मोमेंटम बताओ। तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। तो 2 × 5 क्या हो जाएगा? ये 10 kg मीटर पर सेकंड, ये इसका मोमेंटम होगा। क्लियर है? मोमेंटम कितना होगा इसका? इतना हो जाएगा। अगर थोड़ी दूर बाद जाने पर इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाए, इफ़ कुछ दूर जाने पर एट t = 2 सेकंड, 2 सेकंड बाद जब 2 सेकंड पर कितनी हो जाए इसकी स्पीड इसी बॉडी की इसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड हो जाए 2 kg की, तो नया मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी 2 × 10, तो 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात आपको? तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा अगर ये पूछ ले तो डेल्टा P = चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना चाहिए आपको। तो 20 - 10, तो 10 kg मीटर पर सेकंड। ऐसे आप इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए लिखिए इसको और देखिए। चेंज इन मोमेंटम काम की चीज़ होती है, तो मैं इसी पे बात करूंगा आपसे, क्योंकि आगे फोर्स इम्पल्स वगैरह में यही सब कुछ पढ़ना आपको। और देखिए भाई, ये एक बॉल है, ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 1 kg की बॉल मान लो, और ये आगे बॉल है, बॉल के आगे बॉल, तो जो हो गया बॉल के आगे बॉल। तो ये बॉल गई दीवार पे टकराई ऐसे, और इतनी स्पीड से इधर को चल दी, फिर वापस 20 मीटर पर सेकंड से।
तो उन्होंने कहा कि इसका चेंज इन मोमेंटम बताओ कितना होगा। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप डायरेक्शन जरूर याद रखिए, डायरेक्शन के हिसाब से सोल्व करना, नहीं तो आपके आंसर हमेशा जीरो आते रहेंगे। इसका मोमेंटम क्या लिखोगे, P1 मास इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को भी डायरेक्शन लिखना, ऊपर वेक्टर लगाओ या मत लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ने का, मैं लगा ही देता हूँ। चलो P1 इक्वल टू, या ना लगाऊँ, चलो पहले बिना लगाए बताता हूँ, मास इंटू वेलोसिटी लिखता हूँ मैं इसकी, मास 1 वेलोसिटी 20। बस अगर आप वेक्टर नहीं लगा रहे तो इतना याद रखना, ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये डायरेक्शन भी पॉजिटिव, ऊपर को गए या इधर को गए, पॉजिटिव लेनी है आपको। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के लिए ये डायरेक्शन और ये एक्स डैश, सॉरी ये वाई डैश होती है अपनी, ये एक्स डैश, ये वाई, ये एक्स। तो वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ आप हमेशा कैसे चलते हो, पॉजिटिव, और एक्स डैश वाई डैश के लिए क्या चलते हो आप हमेशा नेगेटिव। तो इस हिसाब से आप साइन लिख लेना अगर वेक्टर नहीं लगा रहे। तो पहले मैं विदाउट वेक्टर लिख रहा है इस सिचुएशन को, विदाउट वेक्टर। सवाल होने के बाद ही आप उतारा कीजिए, साथ साथ मत लिखिए। मैं बोल देता हूँ वीडियो में बीच बीच में कि भाई अब लिख लीजिए। इससे क्या होगा, बीच बीच में मुझे कुछ बताना होता है तो आप उतारोगे तो फिर आप कहोगे सर कैसे बता दिया फिर बीच में। तो जो जो टर्म आपके काम की है, अब सारे बच्चे तो एक लेवल पे नहीं होते ना, तो मुझे सबके हिसाब से सोच लिख करके बतानी होती है चीज़ें। तो ये बीच बीच में किसी ने वेक्टर नहीं पढ़ रखा तो वो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए बना लेगा, जिसने पढ़ रखा उसके लिए बढ़िया है। तो पहले विदाउट वेक्टर बता रहा मैं से, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो ये v प्लस का ले रहा हूँ मैं। प्लस का क्यों लिया, क्योंकि ये ऐसे जा रही बॉडी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ये पता है ना, ये x और ये y, तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, कोई ऐसे चले नेगेटिव, ऐसे चले नेगेटिव, तो ये 20 आ गया। अब यूनिट नहीं लिखता मैं, P2 क्या आएगा भाई, मास इंटू वेलोसिटी, मास 1, वेलोसिटी कितनी, इधर को आ रहा वो इस डायरेक्शन में, तीर का निशान देखो बस किधर को, तो -20, तो ये आ गया -20 मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, विद यूनिट मैंने लिख लिया kg मीटर पर सेकेंड। तो P2 पता लग गया, P1 पता लग गया, तो P2 क्या आएगा, डेल्टा P, सॉरी, तो डेल्टा P होता है P2 माइनस P1, फाइनल माइनस इनिशियली को ही आप लोग चेंज बोलते हैं। तो -20 माइनस +20, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना हो गया, -40 kg मीटर पर सेकेंड। माइनस आने का क्या मतलब है, माइनस आने का मतलब ये माइनस आपने एक्स डैश डायरेक्शन ले रखी, ये बता रहा टूवर्ड्स एक्स डैश, जो चेंज आया वो एक्स डैश में आया। क्लियर है, ये तो क्या है अपना फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, जिन बच्चों ने वेक्टर पढ़ रखे, जिसे वेक्टर से विद वेक्टर, वेक्टर से मैं बता सकता हूँ, वेक्टर को आप लोग याद रखिए, ये आई कैप डायरेक्शन होती है, ये माइनस आई कैप, ये जे कैप और ये माइनस जे कैप, और ऐसी प्लस के माइनस के। तो जब मैं P1 वेक्टर के लिए एक चीज और बता दूं, वेक्टर भी रिवाइज सही करा रहा मैं, वेक्टर इज इक्वल टू एक उसकी वैल्यू होती थी, साथ में एक डायरेक्शन होती थी। ये 9th क्लास का मेथड है बेसिकली, ये 11th में भी यूज होता है। विद वेक्टर आप कहाँ यूज करते हैं, 11th। ये कहाँ यूज करते हैं विदाउट वेक्टर, 9th। तो P1 जब आपने लिखा वेक्टर P1, तो वेक्टर P1 की वैल्यू कितनी, 20, वैल्यू तो m इंटू वी होगी, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, +i। P2 जब लिखोगे तो वैल्यू इसकी भी 20, यहाँ बस मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई करनी, यहाँ माइनस प्लस नहीं देखना, और डायरेक्शन -i, क्योंकि ऐसे जा रही बॉडी। तो डेल्टा P वेक्टर क्या आएगा, P2 माइनस P1 का वेक्टर। दोनों सोच अलग अलग हैं, +i डायरेक्शन हो गया -i, उसमें x डैश माइनस y डैश के हिसाब से आपको लेने, या x y के हिसाब से लेनी डायरेक्शन, प्लस या माइनस। तो आपने लिखा -20i -20i, क्या है -40i आ गया, तो बिल्कुल ये -40i आ गया। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो √i j k का सम का √ हुआ करे, तो 40 kg मीटर पर सेकेंड ही आएगा। बहुत सवाल हमने वेक्टर वाले पीरियड में पढ़ रखे हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ रखे हो पहले वेक्टर की वीडियो देखें। फिजिक्स में हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना होता है। अगर कोई बच्चा पहले चैप्टर 3 फिर 2 ऐसे करके चले तो कभी फिजिक्स नहीं सीख पाता। नोट करिए इसको।